एक नाग और नागिन एक गुफा के ऊपर नाच रहे थे, जिसके नीचे एक तपस्वी वर्षों से अपने तपस्या में लीन था। और तभी अचानक से वह पत्थर टूटकर तपस्वी के ऊपर गिरने लगा, जिससे साधु की बरसों की तपस्या भंग हो गया और वह बहुत क्रोधित हो गया। यह देखकर नाग और नागिन तपस्वी से क्षमा मांगते हैं, लेकिन तभी साधु कहता है, तुम दोनों की वजह से आज मेरी बरसों की तपस्या एक पल में भंग हो गई, इसलिए मैं तुम्हें शराप देता हूँ और तुम जिस नागिन से इतना प्रेम करते हो, आज के दिन सूर्यास्त होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही नाग और नागिन तपस्वी के चरणों में गिर पड़े और शराब को वापस लेने को बोले, लेकिन तपस्वी नहीं मानता। तब नाग और नागिन कहते हैं, अगर आप अपना शराब वापस नहीं लेंगे तो हम दोनों यहीं अपना सर पटक कर अपनी जान दे देंगे। और तब वह अपना सर पत्थर पर पटकने लगते हैं। काफी देर से सर पटकने से उनके सर से खून निकलने लगता है। यह देखकर तपस्वी को उन पर तरस आ गया। वह कहता है, मैं अपना शराब तो वापस नहीं ले सकता, मगर इसका उपाय जरूर है। तभी सूर्यास्त होने लगता है और इस बीच नागिन की मौत हो जाती है, जिस पर तपस्वी बोलता है, आज से 300 साल के बाद नागिन का एक पुनर्जन्म होगा। तब तक तुम्हें इस बरगद के पेड़ में रहकर प्रतीक्षा करना होगा। और साधु की बात मानकर नाग बरगद के अंदर चला जाता है। अब 300 साल पूरा होने के बाद नागिन फिर से पुनर्जन्म लेती है और 300 साल से श्राप में कैद रहे नाग को अब बरगद के पेड़ से आजाद होने का अवसर मिलता है। इसलिए अब वह नागिन को बुलाने लगता है, जिसकी सुरीली आवाज सुनकर वसुंधरा उसकी तरफ खींची चली आती है। मगर उसकी सुरीली आवाज में वसुंधरा इतना खो जाती है कि वह चक्कर खाकर उस पेड़ के नीचे बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आया तो उसके आसपास सभी लोग महजूद खड़े थे। उनके पूछने पर वह बताती है कि उसे नींद में चलने की आदत है, लेकिन इस बात को जानने के लिए वसुंधरा फिर से इस पेड़ के पास आती है और उसे बाहर आने को बोलती है। इतना कहते ही नाग तपस्वी के दिए गए शराब से मुक्त हो जाता है और बरगद के पेड़ से बाहर आ जाता है। मगर पिछले जन्म की बात वसुंधरा को कुछ भी याद नहीं रहता। तब नाग उसे बताता है कि जब तुम मेरे माथे की मणि अपनी जीभ पर रखोगी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। जिस पर वसुंधरा उसके कहे अनुसार मणि को लेकर अपनी जीभ पर रख लेती है तो उसे अपने पुनर्जन्म की सभी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन इस जन्म में कुछ दरिंदे वसुंधरा की इज्जत लूटने की कोशिश में उसे मार देते हैं। लेकिन सदियों से वसुंधरा का इंतजार कर रहा नाग सौगंध लेता है कि वह वसुंधरा के गुनहगारों को खत्म कर देगा, मगर वसुंधरा को फिर से पुनर्जन्म लेना होगा। ये औरत अपने कुत्ते को ऊंचाई से फेंक देती है। अचानक पैराशूट खुल जाता है। कुत्ता सुरक्षित लैंड करता है, लेकिन गुब्बारे में बैठे दोनों लोगों का नीचे आने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो और ऊपर उड़ते जा रहे हैं। उन्होंने वो सब देखा जो उन्होंने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। इससे पहले कि उन्हें एहसास होता, वो 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। हवा पतली हो रही थी, गुब्बारे पर बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी। उसके साथ ही कोमा में जा चुका था। उसने गुब्बारे की ऊंचाई कम करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि हवा निकालने वाला वॉल्व जम चुका है। इसका मतलब था कि उसे जोखिम उठाकर गुब्बारे के ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन जितना ऊंचा चढ़ेगी उतना मुश्किल होता जाएगा। उसने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, एक छोटी सी गलती, एक पल के लिए वो लगभग गिर ही गई। उसने दोनों हाथों से फिर से कोशिश की और अपनी कमर की ताकत लगाई। आखिरकार उसने रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। औरत ने चढ़ना जारी रखा। आखिरकार वो गुब्बारे के ऊपर पहुंच गई। उसे आराम करने का समय नहीं था। तुरंत औरत ने अपनी कोहनी से वॉल्व को मारा। आखिरकार तीसरे बार पर उसने वॉल्व खोल दिया। फिर उसने अपने जूते को उस दरार में अटका दिया। ये सब करने के बाद औरत भारी भरकम गुब्बारे पर गिर पड़ी। इस आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि पासे के अंदर कितने डॉट्स हैं, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बताया कि टेबल के नीचे एक स्विच है जो किसी भी समय पासे के डॉट्स को बदल सकता है। जॉन ने तुरंत टेबल की तरफ देखा और बटन ढूंढ लिया जिससे पासे को कंट्रोल किया जा सकता था। फिर उसने अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके बटन से जुड़ी तार को फौरन शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसके बाद जॉन ने माइक को इशारा किया कि वो अपनी शर्त लगा सकता है। माइक ने अपने सारे 10 मिलियन चिप्स छोटे पर लगा दिए। तभी कैसीनो के मालिक ने डीलर को इशारा किया। डीलर ने आदेश मिलते ही अपने पास वाले बटन को लात मारी, जिससे उसे करंट लग गया और वो वहीं बेहोश हो गया। माइक के पास बैठे वन आइड जैक ने भी मौका देखकर अपनी खास ताकत का इस्तेमाल किया और पासे को बड़े नंबर में बदल दिया। जॉन ने समझ लिया कि यहाँ सिर्फ वही नहीं है जिसके पास खास ताकतें हैं, तो उसने जल्दी से हाथ भींचकर पासे को वापस छोटे नंबर में बदल दिया। लेकिन रयान, जो किसी से कम नहीं था, उसने भी हाथ भींचकर पासे को बड़े नंबर में बदल दिया। दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं थे। पासे के नंबर लगातार बदल रहे थे। धीरे धीरे दोनों आपा खोने लगे। तीनों पासे तेजी से घूमने लगे और किसी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। आखिरकार सबने देखा कि पासे अंदर ही टूट चुके थे। ग्राहकों को ये न पता चले कि कैसीनो में धोखा हो रहा है। इसके लिए मालिक ने खुद माइक के साथ जुआ खेलने का फैसला किया ताकि सबका ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे ही डीलर ने ताश बांटने शुरू किए, रयान ने अपनी दाहिनी आंख बंद कर ली। उसका इरादा माइक के पत्ते देखने का था, लेकिन माइक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि रयान ये चाल चलने वाला है। उसने जल्दी से अपने पत्ते ढक लिए। रयान, जो अब माइक को कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था, घबरा गया। लेकिन स्थिति को संभालने के लिए मालिक ने मजबूरी में खुद को शांत दिखाते हुए खेल जारी रखा। माइक ने शुरुआत में 25 मिलियन की शर्त लगाई। पास बैठे एक अमीर आदमी ने ये देखकर फोल्ड कर लिया, लेकिन मालिक ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 25 मिलियन का दांव लगाया। जैसे जैसे पत्ते खुलते गए, माइक के पास एक के बाद एक 4 दिल आ गए, जबकि मालिक के पास एक हीरा, स्पेड का क्वीन, क्लब का 3 और 9 थे। उसके पास 3-9 बनने का मौका था। मालिक ने अपनी ताश की ताकत पर भरोसा करते हुए 10 मिलियन और लगा दिए। उसे यकीन नहीं था कि माइक के पास एक ही सूट के 5 पत्ते होंगे, लेकिन घमंडी लोग अक्सर हारते हैं। जैसे ही माइक ने अपना आखिरी पत्ता पलटा, मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माइक के पास फ्लश था। अपनी बेहतरीन जुआ खेलने की कला के चलते माइक ने इतनी दौलत कमा ली कि वो शान और शौकत की जिंदगी जी सके।